नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम गोल में। और हम भारत का संविधान के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनको देख रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये इसी सीरीज में हमारी एक अगली वीडियो आ चुकी है। इससे पहली वीडियो में आपने देखा था 48 क्वेश्चंस तक, इससे आगे हम चलेंगे। अब ये 49 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसके बारे में पहले मैं आपकी पृष्ठभूमि बता दूं। हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान और भाग 5। 22 भाग होते हैं, तो 5वां भाग हम देख रहे हैं, जिसमें कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें देख लेते हैं हम क्या है। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? ऑप्शन में हमारे पास विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या कानून मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन मामलों को ये विदेश मंत्रालय देखता है, उसे ये पारित करता है विदेश मंत्रालय। यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। यानी कि हमसे इस बारे में पूछा जा रहा है कि वो डिपार्टमेंट बताइए जो कि ये कार्य करता हो, जैसे कि सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र है और इसमें कोई रुकावट पैदा हो रही है तो उन पर नजर रखना है, और उसके में आ रही मतलब जो जिसकी वजह से वे कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं उनको जल्द से जल्द कौन सी बाधा आ रही है उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा एक कार्यालय बनाया गया है। उस कार्यालय का हमें नाम बताना है, उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है। इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, परियोजना अनुवीक्षण दल, PMG। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उपबंध किया गया है? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग अनुच्छेद है, अलग अलग आर्टिकल के बारे में बताता हूं मैं। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में दिया गया है कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि अभी फिलहाल में गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो महान्यायवादी के बारे में पूछा है जबकि हमसे। अनुच्छेद 67, इसमें दिया गया है उपराष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति तक बनने के बाद, मतलब जैसे कि एक राष्ट्रपति है और उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन अभी दूसरे राष्ट्रपति का अभी चुनाव नहीं हो पाया है, चुन नहीं पाए हैं, तो उसके बाद में तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, पहला ही राष्ट्रपति। अनुच्छेद 67 में लिखा गया है। अनुच्छेद 76, ये हमारा महान्यायवादी विधि अधिकारी जो होता है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 हमें महान्यायवादी के बारे में बताता है, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च उच्च विधि अधिकारी होता है। फिलहाल में कौन है हमारे जो महान्यायवादी? वो है के वेणुगोपाल। अनुच्छेद 76 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 66 ये किसके बारे में है? ये उस बारे में है दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के में। उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। और जो जिनका 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है वे सदस्य भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 66 में। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? इसका यानी कि इसका जो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? सही आंसर है हमारा राष्ट्रपति। उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, और राष्ट्रपति जी की इच्छा के अनुसार ही जब तक ये राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक भारत के महान्यायवादी अपने पद पर बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? महालेखा परीक्षक, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी या लोकसभा के सचिव? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी।
इनको लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण लेने के अधिकार है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। ये राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य ना रहते हुए भी उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन ये उसमें वोट करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, न्यायवादी। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो अब ऑप्शन है हमारे पास 4। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं अनुच्छेद 7। तो 7 के बारे में आपको याद होगा, ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है 7, जो कि नागरिकता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 to 11, और 5 to 11 के ही बीच में आता है 7। तो ये भी नागरिकता से संबंधित होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। अनुच्छेद 3 ये है हमारा राज्यों के बारे में, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्यों के बारे में बताया गया है, और ये ही अनुच्छेद 3 इसके बीच में आता है, तो ये भी गलत होगा। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में इससे भी कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 9 ये भी आर्टिकल 9 नागरिकता से संबंधित रहता है, क्योंकि 5 से 11 तक तो नागरिकता के बारे में लिखा गया है, और जबकि आर्टिकल 9 इसी के बीच में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 4th नंबर का ऑप्शन बचा अनुच्छेद 79, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी 79 आर्टिकल में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और राष्ट्रपति होंगे और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब एक संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें संसद में कौन कौन होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। और ये किसके बारे कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है, कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो वैसा आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 चीजों को मिलाकर भारत की में संसद का निर्माण होता है। अगर इनमें से एक भी कोई मिस होता है, मतलब जो कोई नहीं रहता है, राष्ट्रपति नहीं रहता है, संसद का निर्माण नहीं हो पाता है। ये संसद को, पूरी संसद को हम इन तीनों के साथ जोड़कर बोलते हैं, यानी कि ये 3 है तो संसद है। संसद इन तीनों से जुड़कर बनी है, लोकसभा से, राज्यसभा से तथा राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1952, 1952 में पहली राज्यसभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, यानी कि अनुच्छेद 81 में क्या क्या बातें लिखी गई है, राज्यसभा के बारे में लिखी गई है, क्या क्या बातें हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए और बी। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, ये बिल्कुल सही है। 80A में ये राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये लिखा हुआ है। कथन है बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, 238 प्रतिनिधि, ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये ए और बी दोनों कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा सदस्य के लिए सही है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है, पढ़ लेते हैं दोनों कथन। ए, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं, ये बात सही है। दूसरा कथन पढ़ लेते हैं हम, बी, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये ए और बी दोनों कथन हमारे सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। राज्यसभा के बारे में कथन दिए गए हैं, इनमें से एक बात ऐसी निकालनी है जो कि सही नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास राज्यसभा के नामित सदस्य
राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये जो पहला ही हमारे पास जो कथन निकल के आ रहा है, ऑप्शन निकल के आ रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के नामित सदस्य नहीं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्य की विधानसभाओं के और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है संसद का उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, तो ये तो सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं होता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है हमारा, फोर्थ नंबर का है हमारा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। हमारा ये ऑप्शन गलत है, ए, और यही इसी के बारे में पूछा था कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो हमें टिक करना है, ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? इसमें जो सही आंसर होगा, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं की जा सकती है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब इसी के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस बारे में नहीं होता तो मैं इसके बारे में और डिटेल से आपको मैं बताता। अभी ये करना है हमें याद, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब मैं इसके बारे में बता दूं, राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन, और इसकी एक खास बात यह है कि इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और उसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62। लोकसभा में सदस्यों की कितनी अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या निर्धारित की गई है 552। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? इसका सही आंसर होगा, लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, यानी कि एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें आरक्षित होती है। जिस तरह से राज्यसभा में 12 सीटें रिजर्व रहती है, किसके लिए? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और इसमें लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, या 2 सदस्यों के लिए सीट आरक्षित रहती है। लेकिन अभी 104वें संविधान संशोधन में 2019 में ये जो एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षित सीट थी, इसको अब कैंसिल कर दिया गया है, अब ये आरक्षित नहीं रहेगी। तो उसके बाद में ये चीजें बदल गई हैं। ये पहले की बात थी कि पहले 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियंस होते थे जो, और लोकसभा में इनको मनोनीत किया जाता था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्य को क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा, जनसंख्या या साक्षरता? सही आंसर जो होगा, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? यानी कि क्या चीज ऐसी है जो आवश्यक है लोकसभा सदस्य बनने के लिए? उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में ही दर्ज है, तभी क्या वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है? ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा, वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। ये चीज जरूरी है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इस तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 25 वर्ष का होना जरूरी है। अब 4th नंबर का ये, वह पढ़ा लिखा हो, नहीं, वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इस बारे में भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे नेता होते हैं, वो चाहे वो पढ़े लिखे हो या फिर पढ़े लिखे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर बी है हमारा,
उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। सही आंसर बताना है हमें। इसका जो राइट आंसर होगा, संसद सदस्यों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, कोई भी सदस्य संसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि वह बिना किसी सूचना के 1 माह तक सदन से अनुपस्थित रहता है, या फिर 1.5 माह तक, या फिर 2 माह तक, या फिर 3 माह तक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई भी संसद का सदस्य 2 महीने तक सदन में अनुपस्थित रहे और संसद को कोई खबर नहीं करता है कि किस वजह से, या एप्लीकेशन या कोई छुट्टी का मतलब जो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र नहीं देता है, बस मतलब ऐसे गायब हो जाता है 2 महीने के लिए, तो उसकी सदस्यता छीन ली जाती है, उसको सदस्यता वंचित किया जा सकता है। 2 महीने हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सांसद को अगर पद त्याग करना है तो उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से देखना है हमें दोनों कथन सही है या फिर इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। कथन पढ़ लेते हैं। पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं, तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। ये हमारा सही है कथन। दूसरा कथन है, अगर सांसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा। तो इसके बारे में हमारे दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है। ए और बी हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इसका सही आंसर जो होगा वो है हमारा उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से, राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा इसी में होते हैं और लोकसभा से भी इसी में होते हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और जबकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल 1 सीट है। इसका जो सही आंसर होगा वो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम राज्य में लोकसभा में केवल 1 सीट है, जबकि त्रिपुरा में 2, मणिपुर में 2 और मेघालय में 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, लोकसभा की कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन में से हमें देखना है। तो ये पहले वाला ऑप्शन 84 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वो ऐसे हो जाएगा क्योंकि नंबर 33 अनुच्छेद 330 में ये साफ साफ लिखा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित रहेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा राइट आंसर होगा ए। और आर्टिकल 330 में ये लिखा गया है 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, इस बार अनुसूचित जनजाति पूछा है। इसमें पहले में जाति पूछा था, अनुसूचित जाति, इस बारे में जनजाति पूछा है। तो जनजाति कितनी होती है, वो 47 होती है। और अगर ये जाति पूछता अनुसूचित जाति तो वो 84 होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष है तो वो अपना त्यागपत्र उसका त्यागपत्र प्रधानमंत्री लेने आएंगे, मतलब प्रधानमंत्री को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को। तो सही आंसर जो होगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, वो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75
75 है हमारा, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? विशेषाधिकार मत, विशेषाधिकार प्रस्ताव, अधिमत या मतदान करना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका राइट आंसर जो होगा मतदान करना। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा जो मत डाला जाता है उसको मतदान करना ही बोलते हैं। इसको कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है कि विशेषाधिकार मत या विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति। तो इसी तरह से अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी उपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता उपसभापति करेगा। राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। यानी कि खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ये हमें फिल करना है। यहाँ पर अध्यक्ष आएगा, अध्यक्ष सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों के सदस्यों के अभिरक्षक है क्या? नहीं। राष्ट्रपति, पीठासीन अधिकारी या प्रधानमंत्री? सही आंसर होगा पीठासीन अधिकारी। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार एवं उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होता है पीठासीन अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 78 क्वेश्चन नंबर 78 यूपीएसआई 2017 में आया गया। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या कैबिनेट सचिव? ऑप्शन है हमारे पास, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से देखना है। राइट आंसर बताना है हमें इसका 78 का। इसका जो राइट आंसर होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं कराते हैं, वो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति भी कराते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की कोई ऐसा भारतीय संविधान में नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति या शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? सही आंसर 1/10। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 ये हमारा, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो सरकारी बजट जब पेश किया जाता है उसके लिए तारीख जो डेट फिक्स करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? सही आंसर बताना है। सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद में ऑप्शन दिए गए हैं। कथन पढ़ लेते हैं। लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है, ये हमारा कथन बिल्कुल राइट है। दूसरा है कथन हमारे पास, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है, ये हमारा कथन भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हमारे कथन सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, या फिर लोकसभा उनको बोलती है भारत का पैसा खर्च करने के लिए, या फिर राष्ट्रपति में वो पावर होती है, या फिर संसद में वो पावर होती है? सही आंसर जो होगा वो संसद में वो पावर है जो कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आज की ये क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं और भारतीय संविधान की जो अगली वीडियो है मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। उसमें हमारा टॉपिक जो होगा वो हमारा टॉपिक होगा भाग 6। और भाग 6 में क्या आता है हमारा? भाग 6 में आता है हमारा राज्य, जो कि 152 से 237 तक उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें राज्य में आ जाएंगे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल व अन्य सॉलिसिटर जनरल, इस तरह के लोग आएंगे। उनके बारे में हम देखेंगे कि किस बारे में
कौन से अनुच्छेद में दिया गया है और किस तरह के हमारे उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।